तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ये बेसिकली आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है। इस चैप्टर के अंदर आपको डिस्कस करना है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड है, उसके अंदर काफी सारे एनवायरमेंट्स हैं। जैसे आप डेजर्ट की बात करेंगे, आप माउंटेन्स की बात करेंगे, आप रेनी फॉरेस्ट की बात करेंगे, तो वो जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जहां पर वो अपनी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, अपनी स्पीशीज डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं। तो उन डाइवर्सिटी को, उन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल ग्रुप में डिवाइड किया जाता है उनकी हायरार्की के अकॉर्डिंग। और किस तरीके की हायरार्की क्या होती है और एक्चुअल में क्या टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सा क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। इस कंप्लीट चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा कंटेंट अवेलेबल है जो हमारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है आपका द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है? जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं, वो किस बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं और वो किस टैक्सोनॉमिकल ग्रुप के अंदर लाई करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में। जब हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड की, तो लिविंग वर्ल्ड exhibit an incredible diversity of organism living across the extraordinary habitats like cold mountains, forest, oceans, desert और hot spring। हम जब बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोल्ड हो गया, माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, रेनी फॉरेस्ट हो गया, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गए। तो वहां पर प्रेजेंट होने वाले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी फेवरेट कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे प्रेजेंट होते हैं। The total number of a known and described species range between the 1.7 to 1.8 मिलियन। अगर हम टोटल स्पीशीज की बात करें कि कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेटली 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट, और वो अपने फेवरेबल कंडीशन के साथ, अपने फेवरेबल एनवायरमेंट के साथ वहां पे प्रेजेंट रहती हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट इट्स बायोडाइवर्सिटी। मतलब एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, अर्थ के ऊपर, जैसे हम बात करें कोल्ड की, कोल्ड एनवायरमेंट में प्रेजेंट होने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वहां पर वो बनाते हैं उस जगह की बायोडाइवर्सिटी। वो अपनी बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो जो एनवायरमेंट है उसमें प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनिज्म और उनके नेचर, ये सभी कंटेन करते हैं उसकी बायोडाइवर्सिटी को। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे अर्थ पे, उन सभी को एक स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी था। उसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि काफी जगह पे जब हम बात करते हैं, जैसे डेजर्ट की कंडीशन की बात करें या फिर हम माउंटेन्स की कंडीशन की बात करें, रेनी फॉरेस्ट की बात करें, जितनी भी कंडीशंस होती हैं तो उनके अंदर मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, उन सभी की टोटल मिलाकर के। तो वहां पर उनके लोकली नेम्स होते हैं, और जब उनको उनके लोकल नेम्स के जरिए जाना जाएगा तो इसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होगी जब हम उनका एनालिसिस करेंगे, जब हम उनको स्टडी करेंगे। तो इसमें कोई इशू ना आए, इसलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्डाइजेशन की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि लोकल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंजेस अक्रॉस द रीजन। क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाएंगे तो उस स्पीशीज का नाम डिफरेंट होता जाएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन क्रिएट होने जब आप एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे तब। Therefore, standardizing the name ensure that the particular organism is globally recognized by the exact same name। क्योंकि जब आप उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे, उसके नेम को स्टैंडर्डाइज कर देंगे इस पर्टिकुलर स्पीशीज के, तो वो ग्लोबली उसी नाम से, उसी स्पीशीज के स्टैंडर्ड नेम से ही जाना जाएगा ग्लोबली हर जगह पे। ठीक है, तो ये एक नीड थी स्टैंडर्डाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक्चुअल में क्या होती है? देखो, वैसे तो साइंस की जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हम फार्माकोलॉजी की बात करें, जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें, तो उसी तरीके से जो ब्रांच होती है साइंस की, वो एक टैक्सोनॉमी भी होती है। इस टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंसेस दैट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हायरार्की के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करने में, ठीक है, और उसे एक नेम प्रोवाइड करती है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। टैक्सोनॉमी इज अ यूनिवर्सली गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल कोड्स एंड रिलाइज ऑन अ 4 फंडामेंटल प्रोसेस। और ये किस बेसिस पे, क्या पैरामीटर्स होते हैं टैक्सोनॉमी में? टैक्सोनॉमी के अंदर
किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये 4 तरीके के पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला है कैरेक्टराइजेशन, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, फिर है नॉमेनक्लेचर एंड लास्ट वन इज अ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला कौन सा है? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब है उसको स्टडी करना एक्सटर्नली और इंटरनली, उसके जो फीचर्स हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बैक्टीरियल सेल की बात करें तो वो एक्सटर्नली कैसी है, उसके ऊपर फ्लेजिला कितने अवेलेबल हैं, वो डाइफ्लेजिलेटेड है, मोनोफ्लेजिलेटेड है, या फिर हम सीलिया की बात करें, या फिर हम बात करें कि उसके अंदर सेल वॉल कैसी प्रेजेंट है और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर हम बात करें डेवलपमेंटल प्रोसेस वो किस तरीके का अप्लाई करता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये होता है बेसिकली कैरेक्टराइजेशन, उसको एक्सटर्नली और इंटरनली एनालाइज करना और उसे अरेंज करना। फिर उसके बाद आता है उसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में जब हम बात करते हैं तो डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली टू डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम्स बिलोंग्स टू। मतलब कि उसको एक तरीके से ऐसे डिस्क्राइब करना, उसको उसका आइडेंटिफिकेशन करना जहां से वो आया है एक्चुअल में। थर्ड वन की बात करें तो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है स्टैंडर्डाइजिंग नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब उसको एक ऐसा स्टैंडर्डाइज नेम प्रोवाइड करना जिससे वो ग्लोबली जाना जाए। क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उसे किसी ग्रुप के अंदर लाई करना। जैसे ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस मैमल्स जो ग्रुप है उसके अंदर आता है, जो आपका टैक्सॉन ग्रुप है उसके अंदर आते हैं मैमिलियन ग्रुप में। ठीक है, अब इस मैमलिन ग्रुप के अंदर और भी चीजें आती हैं। जैसे हम बात करें बिल्ली भी जो होती है, कैट्स जो होती है, वो भी आपकी मैमल्स में आती हैं, हम भी मैमल्स में आते हैं, लेकिन हमारे अंदर डिसिमिलैरिटीज हैं। तो इसलिए हमें, और जो अगर हम बात करें तो हमारी जो स्पीशीज थी वो सेपियंस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हमारी जो स्पीशीज थी वो सेपियंस रही। अभी हम आगे चल करके बात करने वाले हैं, ह्यूमंस का ही एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस को अरेंज किया गया है। तो आपको ये 4 प्रोसेस, आपके पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं टैक्सोनॉमी के अंदर: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब कुछ नहीं है कि उसको एक डिफरेंट क्लास में यानी कि ग्रुप में उसे लाई करवाना, ग्रुपिंग सिस्टम इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी और अ टैक्सा बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बात ध्यान रखिए कि उसमें जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करा, उनके अकॉर्डिंग उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में लाई करना, ये कहलाएगा आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, तो सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आया था, ये आपके साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, उन्होंने डिस्क्राइब करा था। उन्होंने कहा था कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज हो, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो नाम है, उसका जो स्टैंडर्डाइजिंग नेम है, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होगा उसका जीनस नेम जो फर्स्टली होगा, उसका सेकंड होगा उसका स्पीशीज नेम। जैसे हम बात करें होमो सैपियंस की, होमो सैपियंस में होमो क्या है? होमो एक जीनस है, सैपियंस जो है वो उसका एक स्पीशीज है। ठीक है, तो ये जो नॉमेनक्लेचर था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये कैरोलस लीनियस ने दिया था और उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे कि एक्चुअल में जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी जो नेम है, उसका जो स्टैंडर्डाइजिंग नेम है, उसको आप किस तरीके से राइट कर सकते हो, उसको किस तरीके से लिख सकते हो, उसको किस तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, वो रूल्स कहलाते हैं यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला रूल क्या था? लैटिन ओरिजिन। अब जो ये वर्ड है, बायोलॉजिकल नेम्स हैं, आर ओरिजिनली डेराइव फ्रॉम द लैटिन, जो लैटिन भाषा है वहां से डेराइव होंगे सभी के सभी नेम, एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब आप उन्हें लिखते हैं, जब और उन्हें प्रिंट करवाते हैं, तो वो बेसिकली इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, दूसरा जो पैरामीटर था, टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट का मतलब है कि इसके अंदर 2 नाम आएंगे, जैसे कि एक होगा उसका स्पीशीज नेम, सबसे पहला होगा उसका जीनस नेम, फिर उसके बाद सेकेंडरी आएगा उसका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि उसका स्पीशीज नेम। जैसे हम होमो सैपियंस में बात करें तो होमो होगा उसका जीनस नेम और स्पीशीज होगा, होमो सैपियंस हो गया स्पीशीज नेम। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। थर्ड वन की बात करें, हैंड रिटन एंड प्रिंटेड। हैंड रिटन और प्रिंटेड में क्या डिफरेंसेस है? मतलब जो आप हाथ से लिखते हो दैट इज अ हैंड रिटन, एंड प्रिंटेड है जो आप प्रिंट करवाते हो बेसिकली, जब आप बुक वगैरह में लिखते हो। व्हेन हैंड रिटन बोथ द वर्ड्स मस्ट सेपरेटली अंडरलाइन। जब आप होमो सैपियंस लिखोगे आपको इटैलिक्स में लिखना है कुछ इस तरीके से, होमो सैपियंस जो आपका स्लाइटली टिल्टेड होता है, होमो सैपियंस, और उसके बाद उन्हें आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ठीक है, और व्हेन प्रिंटेड दे मस्ट बी इन द इटैलिक्स, और जब आप उसे प्रिंट करोगे
तब वो आपका इटैलिक्स में होना चाहिए। यहां पर एक डिफरेंसेस है जो आपको ध्यान रखने हैं। जब आप उसे हैंड रिटन करते हो तब आप उसे इटैलिक्स में लिखना कंपलसरी नहीं है, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन जब आप उसे प्रिंट करते हो तो आपको उसे अंडरलाइन भी करना पड़ेगा और उसे इटैलिक्स में भी लिखना पड़ेगा। फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? तो जो जीनस नेम है स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जीनस का जो नेम है वो आपका कैपिटल लेटर्स में होगा, मतलब जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पे मैंने लिखा। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज नेम स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर्स, और यहां पर जो है स्मॉल लेटर से होना चाहिए। ये एस जो है ये कैपिटल यहां पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम बनाते हैं तो इसे स्मॉल में बनाना है। ठीक है। फिफ्थ जो रूल है उसकी बात करें तो ऑथर साइटेशन। ऑथर साइटेशन का मतलब है कि जब आपने जीनस नेम लिख दिया, स्पीशीज नेम लिख दिया, और फिर उसके बाद उसके ऑथर का नाम, जो जिसने उसकी डिस्कवरी की, जिसने उसको नाम दिया है, तो उसके नाम को आपको साइटेड करना है वहां पे उसके स्पीशीज के बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इट्स अ नेम, इज ए बायोलॉजिकल नेम ऑफ द मैंगो। मैंजीफेरा नोन एज अ जीनस एंड इंडिका इज नोन एज अ स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज नेम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्पीशीज। लिन का मतलब क्या है? लिन बेसिकली कैरलस लीनियस को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर ऑथर के नाम को साइटेड किया गया है। लिन रिप्रेजेंट द कैरलस लीनियस। लिन्स फॉर दिस कैरलस लीनियस इंडिकेट इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियस। तो इस तरीके के कुछ 5 रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि वो लैटिन भाषा से डेराइव्ड होंगे। दूसरा, जब आप उन्हें हैंड रिटन करोगे या फिर प्रिंट करोगे, हैंड रिटन करोगे तो आपको उन्हें अंडरलाइन करना है, और जो जीनस है उसका कैपिटल लेटर होना चाहिए, और जब आप उसे प्रिंट करते हो वो इटैलिक्स में प्रिंट होने चाहिए, और आपको उनको ऑथर का साइटेशन देना है, और आपको ध्यान रखना है कि जीनस जो है वो फर्स्ट होगा एंड द स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज नेम वो आपका सेकेंडरी होगा। तो इस तरीके के कुछ 5 रूल्स थे जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर आते हैं, जिन्हें डिस्क्राइब करता है आपके साइंटिस्ट जिनका नाम था कैरलस लीनियस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक्स एंड द टेक्सोनॉमी के बारे में। देखो, अब जो कैरलस लीनियस थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ पैरामीटर्स थे जिनके बारे में उन्होंने बताया कि जो हायरार्की है, जो अरेंजमेंट्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट है, वो सिस्टमिक मैनर में है। सिस्टमिक मैनर के अंदर क्या होता है कि सिस्टमिक मैनर के अंदर केवल कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड देयर नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई करा जाता है। और कुछ कुछ जो पार्ट होता है उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश किया जाता है। जो मैंने बात बोली है आपको यहां पे समझनी है। इवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब क्या है कि देखो, जो सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक की बात करें, जो सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन था, ये बेसिकली कैरलस लीनियस ने ही प्रोवाइड करा था सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन। उन्होंने 3 चीजें इसमें मेन रखी थी। एक था आपका कैरेक्टराइजेशन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद था आपका आइडेंटिफिकेशन, फिर था नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैटेगराइज किया था कोई भी ऑर्गेनिज्म को। उन्होंने इसके साथ साथ एक और चीज जो थी डिस्क्राइब करी थी, सम काइंड ऑफ, उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश भी की थी और बताया भी था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। इवोल्यूशनरी रिलेशन के बारे में, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों, समझो। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब यह है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन से स्पीशीज से कौन से जीनस से बिलोंग कर रहा है, ये किस तरीके से पता लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें, आपने कोई भी नया बैक्टीरिया खोजा है, आपको पता लगा है कि कोई भी, जैसे आप साइंटिस्ट हो तो आपने कोई भी एक नया बैक्टीरिया आपको मिला है, लेकिन आपको पता लगाना है कि ये कहां से बिलोंग करता है। तो इसमें कौन हेल्प करेगा, कौन से बैक्टीरियल ग्रुप के अंदर आएगा, ये आपका पेप्टाइडो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आया करेगा या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लाया करेगा। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर थिन पेप्टाइडोग्लाइकन है। तो ये किस कैटेगरी में लाया करेगा ये बैक्टीरिया, तो उसके लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताना बहुत जरूरी होता है कि मतलब उसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है। वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में तो लाई नहीं करता, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में तो लाई नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो एस्टैब्लिश करी थी, बताया था उन्होंने, ये थे कैरलस लीनियस। उन्होंने एस्टैब्लिश करा था, उन्होंने बताया था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करके कि एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन होगा वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होगा। तो ये था सिस्टमैटिक्स के अंदर।
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो बात यहां पे लिखी हुई है, डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमिक मीनिंग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, it is a broader branch of a study that includes the identification, nomenclature and the classification while crucially taking into account the evolutionary relationship between the organism। तो उन्होंने कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ भी बताया था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हिस्टोरिकल नोट, लीनियस यूटिलाइज सिस्टम नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिस्टोरिक पब्लिकेशन। जब उन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश करा तो उन्होंने इस टाइटल का यूज किया सिस्टम नेचर। ये बेसिकली सिस्टम नेचर ये लैटिन भाषा से लिया डेराइव्ड एक वर्ड है, ठीक है, सिस्टमैटिक्स जहां से डेराइव्ड हुआ है। ये था सिस्टमैटिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी के अंदर आपकी सारी चीजें आएगी, लेकिन ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे कैटेगराइज करना नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। आपका टैक्सोनॉमी के अंदर सारी चीजें आएंगी, आपका कैरेक्टराइजेशन आएगा, आइडेंटिफिकेशन आएगा, आपका क्लासिफिकेशन आएगा, नॉमेनक्लेचर आएगा, सारी चीजें आएंगी, चारों चीजें, लेकिन उसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट नहीं आएगा। ये एक डिफरेंस है सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। देखो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की अगर हम बात करें तो टैक्सा क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है, इसको समझ लो। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को तो आप लोग समझ गए होंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी दैट डील्स विद द कैटेगराइज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज एंड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग, उसके फिजिकल या फिर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसे कैटेगराइज करना इन द पर्टिकुलर ग्रुप, दैट इज नोन एज अ टैक्सोनॉमी। दैट प्रोसेस इज नोन एज दैट साइंस इज नोन एज अ दैट ब्रांच इज नोन एज अ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सॉन क्या होता है और टैक्सा क्या होता है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो ये हो जाएगा टैक्सा, अगर हम सिंगुलर ग्रुप की बात करें तो ये हो जाएगा टैक्सॉन। टैक्सॉन देखो हायरार्कियल कैटेगरीज जो है वो आपकी डिफरेंट है, उन सभी हायरार्की कैटेगरीज को बोला गया है प्लूरली टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सा ये जो है टैक्सा, इन सभी को बोला गया है, प्लूरल्स को, सिंगुलर को, एक ग्रुप को बोला गया है टैक्सॉन। तो ये बात आपको ध्यान रखिए। द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर अ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज एट अ डिफरेंट लेवल रिप्रेजेंटिंग अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब एक डिफरेंट लेवल पे, हर एक लेवल पे आपको दिखाते हैं। ये जो लेवल्स है ये आपके सामने जो दे रखे हैं ना, ये आपके हायरार्कियल कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगी आपका किंगडम। किंगडम आएगा सबसे ऊपर, फिर उसके बाद आएगा फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली का जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। ये हायरार्कियल कैटेगरीज हैं। इन हायरार्कियल कैटेगरीज को बोला जाता है, एक सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर को बोला जाएगा आपका टैक्सॉन। ये आपको बोला जाएगा सिंगुलर को टैक्सॉन। उसके बाद जो सभी के सभी है, सभी हायरार्कियल कैटेगरीज को प्लूरली बोला जाएगा आपका टैक्सा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से। अब आप लोग देखो, जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हो, जब आप डाउनवर्ड जाते हो, तो डाउनवर्ड जाओगे तब आपके जितने भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके इंक्रीज होते जाएंगे। जितने भी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो सभी इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन जैसे आप अबव की तरफ जाओगे, अबव की तरफ जाओगे यानी कि आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, तब डिसिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे। यही बात मैंने यहां पर लिख रखी है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि अगर हम की प्रिंसिपल्स की बात करें, व्हेन यू मूव अपवर्ड फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यानी कि सिमिलैरिटीज आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस। जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं वो डिक्रीज होती जाएंगी। क्यों डिक्रीज होती जाएंगी, इसका एग्जांपल के अभी हम बात करेंगे। ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। लोअर द टैक्सा शेयर द ग्रेटर नंबर ऑफ अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अमंग देयर मेंबर्स। मतलब कि अगर हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक जाएंगे, तब आपकी सिमिलैरिटीज जो होंगी वो इंक्रीज होती जाएंगी। देखो किंगडम्स के अंदर जैसे हमने यहां पर जो एग्जांपल लिया है, यहां पर आपके ह्यूमंस का बेसिकली एनिमल्स का हमने एग्जांपल लिया है, एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम में हम लास्ट तक देखेंगे कि किस तरीके से जो स्पीशीज है वो आपकी ह्यूमंस कैसे बनती है। इसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, काफी ज्यादा डिससिमिलैरिटीज किस तरीके से क्रिएट होती हैं। ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली एनिमल्स का है। हम लोग भी एनिमल्स के अंदर लाई करते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर लाई करते हैं, और एनिमल किंगडम के अंदर काफी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाई करते हैं। जैसे हम शेर की बात करें, लाइन की बात करें, या फिर हम अगर हम बात करें तो शार्क की बात करें, तो उनके अंदर भी वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे अंदर जो सिमिलैरिटीज है वो काफी ज्यादा कम है, बहुत कम सिमिलैरिटीज है। तो इसीलिए जब हम अपवार्ड की तरफ जाते हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो सिमिलैरिटीज जितनी भी हैं, जितनी भी आपकी सिमिलैरिटीज हैं
सिमिलैरिटीज वो आपकी घटती जाएंगी। जितनी भी सिमिलैरिटी, जैसे ही हम आपके डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द हायरार्किकल कैटेगरीज आएंगे, वैसे ही आपकी सिमिलैरिटीज जो होंगी वो इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सिमिलैरिटीज के बारे में। ठीक है, एक और बात यहां पर हमें यह चीज ध्यान रखनी है, जो सबसे बड़ा टैक्सॉन है, जो सबसे बड़ा टैक्सॉन है वो होता है आपका किंगडम। किंगडम के अंदर लाई करते हैं आपके बहुत सारे फाइलम्स, फाइलम के अंदर लाई करते हैं बहुत सारी क्लासेस, क्लासेस के अंदर लाई करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर लाई करते हैं फैमिलीज, फैमिलीज के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। तो ये जो मैंने अभी बात बोली है कि कौन किसके अंदर लाई करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे हायर टैक्सोनॉमिकल टैक्सॉन हायरार्की है उसके अंदर क्या क्या चीजें लाइक करती हैं, उसके अंदर ये आते हैं कैसे सारे फाइलम्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये सभी सभी किंगडम्स के अंदर आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम जीनस की बात करें तो उसके अंदर आएगी केवल स्पीशीज, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो उसके अंदर आएगी फैमिलीज, जीनस एंड स्पीशीज, अगर हम केवल क्लास की बात करेंगे तो उसके अंदर आएंगे आपके ऑर्डर्स, फैमिलीज, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब वापस चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, ह्यूमंस की तरफ। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो उसके अंदर सभी आते हैं। मैंने एक फिगर ऐड कर रखी है इससे पहले, इसके बाद में, तो ये आपको बहुत इजीली बताएगी। जैसे हम बात करें एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम में आपके जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सभी आते हैं। जैसे इसमें फिशेस के बारे में दे रखा है, लायनस के बारे में दे रखा है, ठीक है, बर्ड्स के बारे में दे रखा है। फिर उसके बाद आते हैं फाइलम। फाइलम इन्हें और इनके अंदर जितनी भी सिमिलैरिटीज होती हैं उस सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें और डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिशेस को अलग कर दिया, ह्यूमंस को अलग कर दिया, जिनके अंदर स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट था, जो वर्टिब्रेट्स थे, जो नॉन वर्टिब्रेट्स थे, उनको अलग कर दिया। फिर उसके अंदर फाइलम के अंदर लाई करते हैं आपके क्लास, क्लासेस के अंदर और डिवाइड कर दिया मैमल्स के अंदर। मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चे को बेसिकली ब्रेस्ट फीड कराते हैं, यानी कि दूध पिलाते हैं, मिल्क रिएक्शन होता है जिनके अंदर। फिर क्लासेस के अंदर लाई करते हैं आपके ऑर्डर, ऑर्डर में आते हैं बेसिकली प्राइमेट्स, प्राइमेट्स को भी डिवाइड कर दिया, प्राइमेट्स को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स क्या कहने का मतलब है कि जो जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपका जो चिंपैंजीज और जो गोरिल्लाज वगैरह थे उनसे काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज में था, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। फिर उसके बाद फैमिली होमोनिड्स आ गई, होमोनिड्स, होमोनिड्स के ऑर्डर के अंदर आती है आपकी फैमिली होमोनिड्स। फिर होमोनिड्स के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। फिर उसके बाद आए जीनस, जीनस के अंदर होमो, होमो के अंदर डिवाइड कर दिया गया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस को डिवाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद जीनस होमो के अंदर होमो इरेक्टस आ गए, होमो इरेक्टस के बाद होमो सैपियंस के अंदर डेवलपमेंट हो गया होमो इरेक्टस से। होमो इरेक्टस के बाद जो डेवलपमेंट था स्पीशीज के अकॉर्डिंग हो गया, अब हम सेपरेट हो चुके हैं, अब हम सैपियंस के अंदर आते हैं, होमो सैपियंस। अब जो मॉडर्न मेल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, वो मेल्स या फीमेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सैपियंस स्पीशीज के। मतलब हम ह्यूमंस की बात करें तो वो होंगे आपके सैपियंस। तो ये जो चार्ट है इसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने ह्यूमंस का एग्जांपल लेकर के बहुत अच्छे से डिस्कस करा कि जो किंगडम्स होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा फाइलम्स आते हैं, फाइलम्स के अंदर क्लासेस आती है, क्लासेस के अंदर ऑर्डर आता है, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर आपके स्पीशीज आते हैं। एग्जांपल की बात करें एनिमल किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं आपके कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर मैमल्स, मैमल्स के अंदर आपके प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के अंदर होमिनिड, होमिनिड के अंदर आते हैं आपके जीनस होमो, होमो के बाद आते हैं आपके सैपियंस, सैपियंस जो आपके मॉडर्न ह्यूमंस हैं। अब ये जो पूरी लाइनिंग लिखी हुई ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी के बेसिस पे है कि किस तरीके से स्पीशीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। यही बात भी आपको ध्यान रखें, सबसे स्मॉलेस्ट आपका टैक्सॉन है। सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कौन है? स्पीशीज। और सबसे ग्रेटर टैक्सॉन कौन है? आपका किंगडम। यहां पर लिखा हुआ है एक एक हायरार्किकल कैटेगरी के बारे में, एक एक टैक्सॉन के बारे में और विद उसके एग्जांपल के। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अ ग्रुप ऑफ अ इंडिविजुअल विद अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज, फंडामेंटल जिनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज होंगी, इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन। एग्जांपल के तौर पे इंडिका, इंडिका मैंगो की स्पीशीज है और ट्यूबरोसम पोटैटो की स्पीशीज है और सैपियंस ह्यूमंस की स्पीशीज है। स्पीशीज का एग्जांपल बता रखा है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका मैंगो हो गया, ठीक है, होमो सैपियंस का ह्यूमन हो गया। जीनस की बात करें, एन एग्रीगेट ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, जीनस के अंदर क्या आती है? स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड होंगी, शेयर वन मोर कैरेक्टरिस्टिक इन अ कॉमन कंपेयर टू अदर्स। एग्जांपल सोलेनम इंक्लूड्स द बोथ पोटैटो एंड द ब्रिंजल। पैंथेरा इंक्लूड्स लियो, मतलब पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा लेपर्ड मतलब कि पैंथेरा पार्डस मतलब लेपर्ड, लेपर्ड हो गया, और पैंथेरा टिग्रिस का मतलब हो गया बेसिकली टाइगर। मतलब टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सभी के सभी एक ही जीनस के अंदर लाई करते हैं क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। उसके बाद आती है आपकी फैमिली, अ ग्रुप ऑफ अ रिलेटेड जेनेरा विद अ फ्यू सिमिलैरिटीज दैट जीनस एंड द स्पेसिफिक लेवल, क्लासिफाइड यूजिंग बोथ द वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इनके अंदर क्या था कि बोथ वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर्स के अकॉर्डिंग फैमिलीज के अंदर डिवाइड करा गया। जैसे सोलेनेसी फैमिली जो होती है इंक्लूड सोलेनम, प्लूटिनिया एंड द धतूरा। ये जो फैमिलीज हैं, ये जो प्लांट्स हैं बेसिकली, ये सभी के सभी सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कैट्स हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सभी के सभी फेलिडी फैमिली के अंदर लाई करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैमिली, फैमिली के बाद आता है आपका ऑर्डर।
ऑर्डर के अंदर असेंबलेज ऑफ अ फैमिली, अब ऑर्डर के अंदर क्या आएंगी, आपकी बहुत सारी फैमिलीज आएंगी। फैमिलीज एग्जिबिट्स अ फ्यू कॉमन ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में बहुत ही ज्यादा कॉमन थे। एग्जांपल, पॉलिनोमियल प्लांट्स फैमिलीज लाइक सोलेनेसी एंड कॉन्विलेसी बेस्ड ऑन द फ्लोरल ट्रेट्स, जो उनके अंदर फ्लावर का पैटर्न था उसके बेसिस पे काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी आपके उस इसके लिए जो आपकी बहुत सारी फैमिलीज थी जैसे सोलेनेसी फैमिली और कॉन्विलेसी फैमिली, इनको पॉलिनोमियल फैमिली के अंदर लाई करा गया। जैसे कार्निवोरस की बात करें तो एनिमल फैमिलीज के अंदर जैसे फेलिडी हो गए और कैनिडी हो गए, इन सभी के सभी को आपका कार्निवोरस में रखा गया। जैसे कैट्स हो गए, लायंस हो गए, ठीक है, आपके लेपर्ड हो गए और आपके टाइगर हो गए, इन सभी को आपका एक ही ऑर्डर के अंदर रखा गया कार्निवोरस के अंदर, क्योंकि ये सभी के सभी आपके कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस के बारे में मत पूछ रहे कि कार्निवोरस क्या होता है, क्योंकि कार्निवोरस और हर्बीवोरस में आपको डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए। हर्बीवोरस वो होते हैं जो बेसिकली आपका जो हर्ब्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे वगैरह इन सबको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और कार्निवोरस इन्हीं के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो आपको पता लग चुका हो कि एक्चुअल में कार्निवोरस क्या होते हैं। अब ऑर्डर काफी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, जैसे जितने भी कार्निवोरस हैं उन सभी के सभी को एक साथ रखा गया, उनके अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी, जैसे कि आपका क्लास के अंदर रखा गया। कंपेयर्ड रिलेटेड बायोलॉजिकल ऑर्डर्स ग्रुप्ड इनटू टुगेदर। मैमल्स की बात करें, मैमल्स इंक्लूड द ऑर्डर ऑफ प्राइमेटा मतलब मंकीज और ह्यूमंस एंड द कार्निवोरस कैट्स, डॉग्स एंड टाइगर्स, मतलब ये सभी के सभी किसमें आए, मैमल्स में आए, क्योंकि कैट किसको बिलोंग करती है, कार्निवोरस को। लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं, जो मंकीज होते हैं और ह्यूमंस, इन सभी के अंदर क्या सिमिलरिटी, ये भी आपके मैमल्स में ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये भी बेसिकली ब्रेस्ट फीड कराते हैं अपने बेबीज को। फाइलम की बात करें, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो फाइलम के अंदर लाई करेंगी, फाइलम एंड डिवीजन के अंदर। एज एन असेंबलेज ऑफ अ रिलेटेड क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस आपका आपस में रिलेटेड थी, तो फाइलम इज यूटिलाइज्ड फॉर द एनिमल्स कॉर्डेटा बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है जो ये बेसिकली जो डॉर्सल पार्ट होता है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहेगा, दे आर कंटेन द नोटोकॉर्ड। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये जो डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये बेसिकली क्या होता है, ये अंदर से हॉलो होती है, इसके अंदर से बेसिकली बहुत सारी एक स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। वाइल डिवीजन इज यूटिलाइज फॉर अ प्लांट, वाइल डिवीजन इज यूटिलाइज फॉर द प्लांट, मतलब जो क्लासेस थी उन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट थी, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट थी। ये कॉमन फीचर्स था। ये कॉमन फीचर्स क्या था कि सभी के अंदर क्या होगा, एक हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होगा आपके डॉर्सल साइड पे। जैसे कि आप कैट की बात कर लो, ह्यूमंस की बात कर लो, ठीक है, तो उसके अंदर फाइलम को एक ही फाइलम के अंदर रख दिया गया, जैसा कि कॉर्डेटा। किंगडम की बात करें, द हाईएस्ट ब्रॉडर कैटेगरी इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑल एनिमल्स असाइन टू द किंगडम एनिमिलिया, इन सभी के सभी को एक ही किंगडम के अंदर रखा गया, फाइलम्स को, क्लासेस को, इन जितने, जैसे हमने बात करी थी, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो जितनी भी सिमिलैरिटीज होंगी वो आपकी कम होती जाएंगी, जितनी भी सिमिलैरिटीज होंगी, जैसे आप अपवार्ड की तरफ जाओगे जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं वो बहुत से ज्यादा कम होती जाएंगी किंगडम की तरफ। सॉरी, यहां पर तो अगर हम डाउनवर्ड आएंगे ना तब डाउनवर्ड, क्योंकि यहां पे डाउनवर्ड, क्योंकि हम यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, स्पीशीज से लिखा हुआ है। एंड ऑल प्लांट्स आर असाइन टू द किंगडम प्लांटी, अब जो प्लांटी थे, जो जितने भी प्लांट्स थे उनको किंगडम प्लांटी दे दिया गया, अब जितने भी एनिमल्स थे उनको एनिमल किंगडम दे दिया गया, यानी एनिमिलिया दे दिया गया। तो ये था एनसीईआरटी के बेसिस में एक एक एग्जांपल के साथ किस तरीके से हायरार्किकल बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के अंदर टेबल दे रखी है उसके बारे में। ये एनसीईआरटी की टेबल है, इसको जस्ट आपको रीड करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें वही सारी हायरार्किकल कैटेगरीज के बारे में दे रखा है। ये हो गया उनका आपका बायोलॉजिकल नेम में से ये हो गया उनके स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज नेम, और ये हो गया आगे वाला इनका नाम हो गया आपका जीनस नेम, फिर उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर उसका फाइलम डिवीजन, और फिर उसके बाद लास्ट में जो आता है वो आता है आपका किंगडम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किंगडम कौन सा भी, ये सभी के सभी आपके एनिमल किंगडम को ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसे हाउस फ्लाई की बात करें, मैंगो की बात करें, वीट की बात करें, उन सभी के बायोलॉजिकल नेम्स यहां पर दे रखे हैं। आपके जो एग्जाम में है वो मोस्टली पूछा जाता है मैंजीफेरा इंडिका का, या फिर होमो सैपियंस का, या फिर पैंथेरा टिग्रिस का। लास्ट स्लाइड है, इसके बारे में हमें बात करना है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। अर्नेस्ट मेयर जो थे ये बेसिकली आपके 20th सेंचुरी के आपके डार्विन कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि डार्विन जो थे वो 19th सेंचुरी में काफी ज्यादा फेमस थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी थ्योरीज थी, थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ठीक है, और स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में। तो और उसके बाद अब अर्नेस्ट मेयर आए आपके 20th सेंचुरी में। उनकी जो रिसर्चेस थी वो काफी ज्यादा पब्लिश हुई, काफी ज्यादा नॉमिनेटेड हुई, डिफरेंट जो नोबेल प्राइजेस होते थे उस टाइम पे उनके लिए नॉमिनेटेड की गई, इसलिए उनको नाम दिया गया द डार्विन ऑफ अ 20th सेंचुरी में, ठीक है। ये लगभग 100 साल से ज्यादा जीवित रहे थे। कोर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज एंड द मेड अप ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसिफिक स्पीशीज डाइवर्सिटी अ सेंट्रल पिलर ऑफ द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। आज के जमाने में जो भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है
ठीक है, जो डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में वो मोस्ट एक्सेप्टेड है तभी सही जब से अर्नेस्ट मेयर ने इसे डिस्क्राइब करा था। ठीक है, उन्हीं की बेसिस पे ये सब चीज। द ट्रिपल क्राउन ऑफ अ बायोलॉजी, उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ अ बायोलॉजी दिया गया, यानी कि इसमें 3 प्राइजेस आते हैं। एक था आपका बैलेजन प्राइज 1983 में उनको दिया गया, एक था आपका इंटरनेशनल प्राइज ऑफ अ बायोलॉजी 1994 में उन्हें दिया गया, और एक था आपका कैराफोर्ड प्राइज जो 1999 में उन्हें दिया गया था। तो ये था अर्नेस्ट मेयर के बारे में, जो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे 20th सेंचुरी में, उनको जो एक टाइटल दिया गया था डार्विन ऑफ अ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बात करेंगे आपके अगले चैप्टर की, प्लांट किंगडम के बारे में या फिर एनिमल किंगडम के बारे में या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो भी चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ट्यून्ड विद द बायोरेक्टर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।